लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं कुछ अहम बयान। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा है कि पिछले 2 दशकों में बीजेपी का बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ा है। अजय माकन ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2004 में जहां कांग्रेस के पास 38 और भाजपा के पास 88 करोड़ रुपए थे, वहीं 2024 तक बीजेपी का बैंक बैलेंस बढ़कर 10,107 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस का बैलेंस घटकर 133 करोड़ रुपए रह गया है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पाकिस्तान का प्रस्ताव लाने वाले AK फजलुल हक के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो क्या वो तुष्टीकरण नहीं था? और जब लालकृष्ण आडवाणी कराची जाकर जिन्ना की तारीफ करके आए थे तो क्या वह तुष्टीकरण नहीं था? सर, तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। गृह मंत्री और मेरे बाद हमारे लीडर ऑफ द हाउस, फर्क यही है गृह मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस में कि गृह मंत्री अपने चेहरे पर नाराजगी दिखाते हैं तुष्टीकरण जब कहते हैं, पर लीडर ऑफ द हाउस हंस के तुष्टीकरण कहेंगे। तो हमें चुभता नहीं है इतना, पर मुझे कोई शक नहीं है कि वो भी तुष्टीकरण की बात करेंगे। सर, तुष्टीकरण का माने क्या है सर? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी AK फजलुल हक के साथ कोalition गवर्नमेंट का एक अंग बनते हैं, वही फजलुल हक जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव करता है लाहौर में, वो तुष्टीकरण नहीं है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके कहने पर हिंदू महासभा सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मिली जुली सरकार बनाती है, वो तुष्टीकरण नहीं है। जब 4 जून 2005 को भारत रत्न, सर 2 मिनट में सर 2 मिनट में सर 2 मिनट समाप्त करें। नहीं, सर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय लिमिटेड है। सर बैठिए सर, मैं चुपचाप यहाँ 10:30 से रात तक बैठा रहता हूँ। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूं। सर, 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी जाते हैं कराची को और किसकी प्रशंसा करते हैं? नेहरू जी से इतनी नफरत है कि वो राहुल गांधी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में अपने भाषण के दौरान घबरा गए थे। उन्होंने दावा किया कि शाह मानसिक दबाव में हैं और ये बात संसद में सभी ने देखी। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपने कल के भाषण में जो मुद्दे उठाए उन पर अमित शाह ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई सबूत पेश किया।
को बचाने के लिए नर्वस थे कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। अमित शाह जी ने गलत लैंग्वेज यूज की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। घुसपैठ और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। घुसपैठियों को बचाने का जो आरोप है, घुसपैठियों को बचाने का जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अमित शाह को वोट चोरी के बारे में मूल जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दौर की बात की जा रही है उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तो फिर वोट चोरी कैसे हो सकती थी। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि बीजेपी लगातार झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। Today we will discuss in the cabinet and we'll let you know. Sir, on vote chori, there is a debate in Parliament, sir, where Amit Shah says that vote chori was happening during Jawaharlal Nehru time. Mobile back. See, vote theory, I think Amit Shah should have basic knowledge on this. At that time there was ballot. Now there is no ballot. How can there be a chori when there is a ballot? It is uncalled for. Sir, Mr. Yatindra Siddaramaiah again has made a statement, sir. He's repeatedly not following party's high command, sir. He's making again statement that my father will remain as CM for 5 years. I think CM will reply for him. Sir, there are supporters of taking कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा है कि वोट चोरी लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। ये जनता के मताधिकार, उसकी आवाज और पहचान की खुली लूट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ऐसे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा और दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में पूरी पार्टी एकजुट होकर इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराएगी। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का तैयारी देखने के लिए हम इधर आ गया। अच्छा प्रिपरेशन है, मैं पीसीसी के अभिनंदन देना चाहता हूँ। आई थिंक राजस्थान विल प्ले बिग रोल इन दिस रैली। You people know that what is happening in the parliament. This vote chore issue is not Congress party issue alone. This is a national issue. Attack on basic principle of democratic values. Vote for a common man is not a mercy from the government. टारगेटेड डिलीशन, टारगेटेड एडिशन, इसी तरफ कैसे चलेंगे? तो वी आर स्टार्टिंग ए बिग मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया। यस्टरडे राहुल गांधी जी चैलेंज्ड अमित शाह जी। He has done 3 press conferences. All the 3 press conferences, Rahul ji raised very, very important issue, citing examples. Yesterday, Amit Shah is telling Rahul ji is telling lies. That point of time, Rahul ji challenged Amit Shah. I am ready to have a debate on this issue on my press conference. Are you ready? बहुत तैयार नहीं है। I think entire nation is now worried about this issue. Congress party and India alliance is going to take up this issue in a bigger level. That's why the 14th rally is only a beginning. It will continue. बहुत लंबा लड़ाई है. We will fight it out. हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले अफसरों से सख्ती से निपटा जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि जो अधिकारी बीजेपी नेताओं के घरों में हाजिरी भर रहे हैं उन्हें जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील की कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे। रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको।
जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर निपटना है, अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो, और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम करने हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए और सवेरे से चल के आए हैं। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुकेश अग्निहोत्री एक संतुष्ट आदमी है जीवन का। मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता, लेकिन कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको नस्तानाबूद कर देंगे हम। मुख्यमंत्री राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने हनुमानगढ़ के टिप्पी क्षेत्र में बन रही इस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए। बेनीवाल का कहना है कि इस फैक्ट्री में भाजपा के एक मंत्री की साझेदारी की बात सामने आई है, इसी वजह से सरकार जबरन इसे बनवाना चाहती है। किस तरह से? देखिए, लंबे समय से हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री जो बन रही है, उसमें बीजेपी के ही राजस्थान के किसी केंद्रीय मंत्री की पार्टनरशिप की बात आई है, बीजेपी के नेताओं की कहता हूँ फैक्ट्री है, और इसलिए सरकार ये चाहती है कि जबरन उसको बनाया जाए, और वहाँ के किसान चाहते हैं वो नहीं बने, क्योंकि अगर वो एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी, उसको भी खत्म कर देंगे, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते, 5000 से ज्यादा किसान थे, कई वहाँ पार्टियों के नेता वहाँ शामिल थे, हमारे भी लोग वहाँ पे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, लेकिन लाठीचार्ज किया, दौड़ा के किसानों को पीटा गया, और 50 से ज्यादा किसान घायल हुए, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया, झूठे मुकदमे लगाए गए। ये मामला मैंने हाउस के अंदर उठाया कि साहब इस मामले की पूरी जांच करा के एथेनॉल फैक्ट्री को बंद किया जाए। ये मामला मैंने उठाया, तो कांग्रेस का भी मैंने ध्यान आकर्षित किया कि आपका विधायक घायल है और आप यहाँ बैठे हो, हंस रहे हो खिलखिला के, तो आपको इस बात को उठाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने इथेनॉल पर काम शुरू किया तो मक्का की प्राइस बढ़ी और किसानों ने पहले से 3 गुना ज्यादा मक्का की खेती शुरू की। गडकरी ने कहा कि सरकार की गणना के अनुसार अगर देश में 360 करोड़ पेड़ लगाए जाएं तो प्रदूषण का स्तर उतना ही घटेगा जितना इथेनॉल के इस्तेमाल से कम होगा। में 87% एनर्जी जो होती है वो इंपोर्ट होती है, और उसकी कीमत है 22 लाख करोड़, और ये 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। क्या ये नहीं बचने चाहिए? और जब हमने इथेनॉल बनाया, जब मक्के से परमिशन दी, तो मक्के का भाव था 1200 रुपये क्विंटल, मार्केट प्राइस थी, और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल की बात आई तो वो 2600 से 2800 रुपये क्विंटल हुई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यूपी और बिहार में 3 गुना मक्का लगा, और आज मक्के के बाद में किसानों को पैसा मिला। तो अगर ये 22 लाख करोड़ अगर बचेंगे तो ये किसके जेब में जाएंगे? ये देश के किसानों के जेब में जाएंगे। गांव समृद्ध होंगे, किसान समृद्ध होगा, इंपोर्ट कम होगा, और हर साल 40,000 करोड़, अभी जो 20% है, 40,000 करोड़ किसानों का फ़ायदा हो रहा है। और अभी जो हमने कैलकुलेशन किया कि इसमें से 360 करोड़ पेड़ लगाकर जितना पोल्यूशन कम होता उतना इथेनॉल के कारण कम हुआ है। देखो ये गाड़ी, इसमें देखो उधर कोई हवा नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और हम आत्मनिर्भर भारत बनना जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें ये 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर ख़त्म होगा और ये पैसा गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के कल्याण के लिए गांव के तरफ, किसानों के तरफ जाएगा, तो हमारा देश का जो गांव का किसान है, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे। और प्रदूषण भी खत्म। आज दिल्ली में कितना प्रदूषण है? नहीं होगा।
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म